कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी का पिछला भाग सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। रूम में आकर आर्यन चेंज करता है और डाइनिंग चेयर पर जाकर बैठ जाता है। उसके कानों में आकाश की बातें गूंजने लगी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। 100 सवाल जन्म ले रहे थे उसके मन में। वह खुद ही सवाल कर खुद ही जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहा था। अंकुर के साथ कुछ समय के लिए मन थोड़ा शांत हुआ था, पर अंकुर को बताते बताते अतीत की कड़वी यादें फिर ताजा हो गई थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार आ रहा था। 1 साल बाद अचानक क्यों आया है वो? कहीं अपनी बेइज्जती का बदला लेने तो नहीं आया है? नहीं नहीं, पिछली बार उसकी जो हालत हुई थी उसके बाद वो कुछ भी करने से पहले वो 10 बार सोचेगा फिर क्यों आया है, मुझे कुछ करना होगा। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, क्या करूं? तभी उसके मोबाइल फोन पर स्क्रीन पर मधु का नाम देखकर आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके फ़ोन उठाते ही मधु, हेलो, सब ठीक है ना? आर्यन, हाँ सब ठीक है, तुम बताओ क्या हाल है? हम सब ठीक है। आपकी आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ? नहीं, सब ठीक है, वो थकान के कारण लग रहा होगा। क्या बात है, अब बता भी दो। पता है ना, तुम हमसे कुछ भी नहीं छुपा सकते, फिर क्यों कोशिश करते हो? आर्यन हैरानी से, तुम कैसे समझ जाती हो हर बार? मधु मुस्कुराकर, बस आ जाता है समझ, आपसे दूर है, आपके दिल से थोड़े। आर्यन, क्या बात है, छा गई तुम तो। कब आ रही हो वापस? मधु, क्या बात है, अब बता भी दो। आर्यन, मधु, वो वापस आ गया है। आज शाम को बाजार में मिला था, कुछ भी बकवास कर रहा था, मुझे चिंता हो रही है। मधु, साल भर बाद क्या करने आया है यहाँ? उसके मामा से बात करो, उन्होंने तब कहा था ना कि अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। तभी तो हमने अपनी पुलिस कंप्लेन भी वापस कर ली थी। कैसे हाथ पैर जोड़ रहे थे तब, अपनी इज्जत की दुहाई दे रहे थे। सालू को पता है उसके आने का? आर्यन, हाँ मैसेज कर दिया है, पर मुझे डर लग रहा है उसके लिए। तुम वापस आ जाओ, कुछ हुआ तो मुझसे अकेले संभाला नहीं जाएगा। मधु, पहले तुम अपने आप को संभालो, कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी ही वहाँ आने की कोशिश करती हूँ। वैसे माँ की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है पहले से। डॉक्टर के पास जा रहे हैं कल हम लोग। आर्यन, मैं ठीक हूँ, तुम एक बार सालू से बात करके उसे समझा देना। हाँ बोलती हूँ, थोड़ा अलर्ट रहेगी। प्रिंसिपल मैम को भी बता देती हूँ, आप एक बार उसके मामा और इंस्पेक्टर वरुण से बात करो। उन्हीं दोनों ने तो उसकी गारंटी ली थी ना तब, तो उन्हें भी पता होना चाहिए उसकी हरकतों के बारे में। मधु, वो सालू की शादी को लेकर भी सवाल कर रहा था। मधु, अगर उसे सच पता चल गया तो? मधु, किसी को पता नहीं चलेगा, सबसे पहले आप डरना बंद करो। वो सच्चाई सिर्फ हम 3 जानते हैं, तो किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। पर आप संभल कर बात करना, कहीं गुस्से में कुछ गड़बड़ ना कर देना, वो आपको उकसाने की कोशिश जरूर करेगा। आर्यन, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, कोशिश तो उसने आज भी की थी, पर मैंने भी उसे जो घूसा मारा है ना, बत्ती से हिल गई थी उसकी। मधु घबराकर, आपको तो नहीं लगी? अब मार पिटाई भी शुरू कर दी आपने, जानते हैं ना वो किस टाइप का, फिर क्या जरूरत थी उसके साथ उलझने की? आर्यन, जानबूझकर थोड़ी उलझा, उसने बात ही ऐसी कही, मैं रुक ही नहीं पाया। मधु, वही तो वो चाहता है, हमें समझदारी से काम लेना होगा। गुंडागर्दी लड़ाई उसका काम है, हमारा नहीं। आप अभी उसके मामा से बात करके उसे समझाने को बोलो, और इंस्पेक्टर वरुण को भी सब बताओ, फिर कुछ सोचते हैं। आर्यन, तुम फ़ोन रखो, मैं उसके मामा से बात करता हूँ। मधु, बात करो, फिर मुझे बताना क्या बात है, और हाँ थोड़ा आराम से बात करना। आर्यन, हाँ तुम फ़ोन रखो, मैं बात करके बताता हूँ। फ़ोन रखकर आर्यन आकाश के मामा को फ़ोन करता है। उन्हें सब बताकर आकाश को समझाने को बोलता है। अगर आकाश अब भी नहीं सुधरा
तो हम लोग उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, किसी की कुछ नहीं सुनेंगे। उसके बाद आर्यन मधु से बात करता है। मधु, बात हुई? क्या बोले वो? क्यों आया है? आर्यन, सांस तो ले लो जरा, सब बताता हूँ। वो महीने भर से शहर से बाहर है और आकाश को उसके बेटे ने ऑफिस में हेल्प करने के लिए उसे बिना पूछे बुला लिया। वो नेक्स्ट वीक वापस आ रहा है, आते ही उसे वापस भेज देंगे। अभी भी सॉरी बोल रहे थे अभी उससे बात करेंगे। मधु, चलो ठीक है, मेरी भी सालू से बात हो गई, बता दिया उसे। वो अब पहले वाली डरपोक सालू नहीं है, वो भी ख्याल रखेगी। कल स्कूल में भी बता देंगे हम, टेंशन ना लो। कल बात करते हैं, गुड नाइट। आर्यन, तुम भी ध्यान रखना, गुड नाइट। फोन कट करके आर्यन चेयर पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर कर बैठ गया। आर्यन के कंधों पर हाथ रखकर अंकुर ने उसे जगाया और बोला, चाय लो, कुछ राहत मिलेगी। आर्यन, तुम कब आए? मुझे बोलना था न, मैं बना देता, पता ही नहीं चला तुमने चाय कब बना ली। अंकुर, जब आप भाभी से बात कर रहे थे, सब सामने ही मिल गया। अब कैसे बनी है इसका पता नहीं, वो आप टेस्ट करके बताओ। आर्यन, थैंक्स अंकुर, दिन भर की थकान उतर गई, बहुत ज़रूरत थी इसकी, अच्छी बनी है। अंकुर, आप सालू जी के लिए परेशान होना, सब ठीक हो जाएगा, वो बहुत बहादुर है, वो हर परिस्थिति का सामना करना जानती है। फिर आप भी तो है ना उसके साथ। आर्यन, समय और संघर्षों ने उसे बहुत मजबूत बना दिया है, पर क्या करूं, बड़ा भाई हूं ना, चिंता तो होगी ना। फिर लोगों की नीचता की भी तो कोई सीमा नहीं है। डर लगता है अगर इस बार वो टूटी ना तो संभाल नहीं पाएगी। अंकुर, अच्छे लोगों की रक्षा भगवान भी करते हैं, आप एक काम क्यों नहीं करते, कुछ समय के लिए दोनों को दिल्ली भेज दो उनके पति के पास। वही तो नहीं कर सकता ना, सालों वहाँ नहीं जा सकती यार। आर्यन अंकुर की बात बीच में ही काट कर बोला, अंकुर, तो उनको यहाँ आने को बोल दो कुछ दिनों के लिए। आकाश जैसे लोगों का अपने आप मुंह बंद हो जाएगा, वो भी नहीं आ सकता, कुछ मजबूरी है। उसकी नज़रें चुराते हुए आर्यन बोला, अंकुर हद है, ये भी कोई बात हुई? यहाँ उनकी फैमिली मुश्किल में है और वो समय निकाल कर भी नहीं आ सकते। आर्यन मन में, कोई होगा तो आएगा ना, आप फ़ोन करके बताओ, सब आकर ले जाएंगे। अब तो उन्होंने बड़ा मकान भी ले लिया है ना, तो फिर क्या परेशानी है परिवार को साथ रखने में। बड़ा मकान ले लिया है, किसने, कब, तुम्हें कैसे पता? आर्यन ने हैरानी से पूछा। सालू जी ने बताया शाम को। आपको नहीं पता क्या? वैसे भी शादी के बाद उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, अंकुर ने बोला। ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधर सकती, आर्यन बोला। सोचती बाद में है, बोल पहले देती है। अंकुर, मतलब आप बोलना क्या चाहते हैं? चक्कर क्या है, शादी की बात आते ही सब बात को घुमाने लगते हैं। वहाँ वो आकाश भी बकवास कर रहा था। शाम को छत पर सालू जी ने भी बात बदल दी। आप भी बात टाल रहे हो, आपको उनके पति पसंद नहीं है क्या? आपके खिलाफ जाकर शादी की है क्या दोनों ने? कोई प्रॉब्लम है क्या दोनों के बीच? सास बहू में तो माँ बेटी सा प्यार है, फिर क्या बात है? आर्यन, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो ना तुम ये सब, चलो सोती है, देर हो रही है। उसने फिर अंकुर का ध्यान भटकाया। आर्यन के फिर बात बदलने पर अंकुर चिढ़ गया। वो झल्ला कर बोला, आप तो बात को ऐसे छुपा रहे हैं जैसे स्विस बैंक के लॉकर का कोड हो, मत बताओ। आप जानो और आपका काम जाने, मुझे क्या। गुड नाइट कहकर वो कमरे की ओर बढ़ गया। अंकुर, सुनो तो सही। आर्यन ने आवाज़ देकर उसे रोकने की कोशिश की पर वो कमरे के अंदर चला गया। आर्यन ने उठकर पानी की बोतल ली और उसके पीछे पीछे कमरे में चला आया। आर्यन, नाराज मत हो यार, दरअसल बात बहुत उलझी हुई है, मैं खुद उस बात को स्वीकार नहीं कर पाया अभी तक, तो तुम्हें क्या बताऊं? भाई, नहीं बताना तो मत बताओ, तुम्हारी बातों से सब जानने की उत्सुकता होने लगती है। ज़्यादा क्यूरोसिटी मुझसे सहन नहीं होती, इसीलिए बात यहीं ख़त्म करो, अंकुर ने आर्यन से कहा। आर्यन, सालू की शादी हुई ही नहीं है तो पति कहाँ से आएगा? सब कुछ ही है ही नहीं तो मैं तुमको क्या बता दूं? अंकुर हैरानी से, शादी नहीं हुई, फिर उनकी मदर इन लो, आप क्या बोल रहे हो? उनके हस्बैंड दिल्ली में रहते हैं, सालू जी ने खुद बताया है मुझे।
आर्यन, सालू की शादी हुई ही नहीं तो पति कहाँ से आएगा जब कुछ है ही नहीं। तो मैं तुमको क्या बोलूं? अंकुर हैरानी से, शादी नहीं हुई फिर उनकी मदर इन लो आप क्या बोल रहे हो? उनके हस्बैंड दिल्ली में रहते हैं, सालू जी ने खुद बताया है मुझे। आर्यन, सब पागलपन है उस बेवकूफ़ का। अंकुर, पागलपन? पर सिंदूर मंगलसूत्र इन सब का क्या? और वो जो उनके साथ रहती है जिसे वो अपनी सास मानती है, वो कौन है? आर्यन, वो सालू को बस स्टैंड पर मिली थी, अकेली रास्ता भटक गई थी। अपनी छोटी बहू बेटे के पास जाने के लिए घर से निकली थी। परेशान हाल में सालू को मिली थी, तेज बुखार था उन्हें, वो अपने साथ ले आई। उन्होंने उसे अपनी बहू समझ लिया और उनको अपने पास रोकने के लिए वो भी उनकी बहू बन गई, पागल लड़की। अंकुर और उनके घर के लोग, उनका क्या? वो आए नहीं उनको ढूंढने? आर्यन लंबी सांस लेकर बोला, ढूंढते तो तब ना जब वो खोई होती, उन्हें तो उनके बच्चों ने ही छोड़ दिया। कितना अजीब है ना, एक माँ अपने 4-5 बच्चों को अकेले पाल लेती है और बड़े होकर उन्हीं बच्चों को वही माँ भारी लगने लगती है। सब मतलब के रिश्ते होते हैं। अंकुर, उनके बच्चों ने छोड़ दिया माना? मैं कुछ समझा नहीं। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आप लोगों ने कोशिश नहीं की उनके घर के लोगों को ढूंढने की? आर्यन की, पर कुछ नहीं हुआ। जब वो मिली थी सालू को तब उन्हें 104 डिग्री बुखार था। उनकी हालत बहुत ख़राब थी, 3-4 दिन तो हॉस्पिटल में बेहोश सी ही रही। डॉक्टर बता रहे थे बहुत समय से भूखी प्यासी थी और नई जगह और भीड़ भाड़ देखकर डर गई थी, बेहोशी में बोलती थी पर होश में आते ही चुप हो जाती थी। हमने पुलिस में खबर की, बस कंडक्टर से पता किया पर कुछ पता ही नहीं चला। हार कर हम लोग उन्हें यहाँ ले आए। अंकुर, यहाँ ले आए? वो आपको मिली कहाँ थी? आर्यन, गाजियाबाद में। सालू वहाँ स्कूल के काम से गई थी, वहीं मिली थी। मुझे तो उसने बाद में फ़ोन करके बुलाया। आर्यन, आप उन्हें यहाँ ले आए? वहाँ उनके बेचारे बच्चे उनके लिए परेशान हो रहे होंगे, तभी उन बेचारों ने उनके गुम हो जाने की एक रिपोर्ट तक नहीं लिखाई ना। आर्यन ने व्यंग्य किया। अंकुर, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कोई अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आर्यन, करते हैं लोग, बल्कि किया ही है, देखो ना। तुम मिलना उससे, बहुत स्नेही सीधी सादी सी है। बहुत समय तक तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ पर अब लगने लगा है सच में उनके बेटे बहू ने। ऐसे लोगों को तो पुलिस में दे देना चाहिए। कौन है वो लोग? नाम पता तो बताओ, अकल ठिकाने लगाता हूँ मैं उनकी। अंकुर गुस्से से बोला। आर्यन, वही तो नहीं पता, नहीं तो मैं ही उनकी बैंड बजा देता। अब तक तो नहीं पता। क्यों, उन्होंने कुछ नहीं बताया क्या? आर्यन, नहीं, यही तो परेशानी है, उन्हें याद ही नहीं है या पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर ने कहा था हाई फीवर और शॉक के कारण हुआ है, ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। पहले तो कुछ बोलती ही नहीं थी, अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगी है। बस सालू से बात करती है, बाहर भी कम ही निकलती है। वो बस अपने छोटे बेटे और बहू को याद करती है, बड़े बेटे और बहू से नाराज है। उन लोगों ने ही उनको बस में बिठाया था छोटे बहू बेटे के पास जाने के लिए, और वो दोनों उनको लेने बस स्टैंड पर आए ही नहीं। वो बेचारी सुबह से शाम तक वहीं भूखी प्यासी बैठी रही, उन लोगों की राह देखते। अंकुर, वो कहाँ से आई? आर्यन, कुछ नहीं पता, कौन सी बस से उतरी। वो तो झाड़ू वाला उन्हें वहाँ से हटाने के लिए उनके साथ बदतमीजी कर रहा था, तभी सालू वहाँ पहुँच गई और अपने साथ ले आई। सालू जी उनको अपने साथ ले आई बगैर किसी जान पहचान के। अंकुर ने आश्चर्य से पूछा। आर्यन, वो ऐसी ही है, किसी को भी दर्द में नहीं देख सकती, अपने बारे में कभी नहीं सोचती, बहुत बोली है, तभी तो आकाश जैसे लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। आपने मना नहीं किया उन्हें, ऐसे बगैर किसी जान पहचान के किसी को घर ले आना घातक हो सकता है। मैं तो आज तक उससे नाराज़ हूँ उस बात को लेकर। उस दिन पहली बार कुछ मांगा था उसने छोटी बहन बनकर, उस हादसे के बाद पहली बार उसकी आंखों में चमक आई थी, वरना वो तो जीना ही भूल गई थी। उस हादसे ने तो उसकी हिम्मत ही तोड़ दी थी। आकाश जैसे लोगों तो बचपन से ही उसकी ज़िंदगी में बहुत आए, वो उनसे निपटना भी अच्छे से जानती है, पर आकाश पर विश्वास किया था उसने और उसे ठग लिया, वो पूरी तरह से टूट गई। उसका अपने आप से विश्वास उठ गया, वो अपने आप को दोषी मानने लगी कि वो आकाश की सच्चाई कैसे ना देख सकी। उस हादसे के बाद सालू को संभलने में बहुत समय लगा। उसने धोखा खाया था, 4 महीने बाद तो उसने घर से बाहर निकलना शुरू किया था, पर बस घर से स्कूल जाती और स्कूल से घर, एकदम गुमसुम शांत सी हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। धीरे धीरे मधु और स्कूल की टीचर्स
की हेल्प से सालू का उसका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर वापस आया। जिंदगी वापस पटरी पर आने लगी। जब वो नॉर्मल हो गई तो मैंने भी उसकी शादी के लिए लड़के देखने शुरू किए। सालू एक शर्त पर शादी के लिए राजी हुई कि लड़के वालों को उसकी सारी सच्चाई पहले बता दूं और उसकी सरकारी नौकरी की बात ना बताऊं। ज़्यादातर लोग सच्चाई सुनकर पीछे हट जाते हैं। 3-4 जगह तो बात आगे बढ़ी भी। तब कभी हमें लड़का पसंद नहीं आया तो कभी उनको लड़की पसंद नहीं आई। एक जगह तो सब कुछ ऐसा हो ही गया था। घर परिवार भी ठीक था। आगे बात बढ़ती उसके पहले ही सालू को बस स्टैंड पर वो मिल गई और वो यहाँ सिंदूर मंगलसूत्र पहनकर घूमने लगी। अब कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं। कहती है शादी नहीं करनी है। समझ नहीं आता कैसे समझाए। सोचा था समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उनके बच्चे आ जाएंगे तो सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। वो अपने घर चली जाएगी। पर अब कोई उम्मीद नहीं है। उनकी खुशी के लिए वो सारे सुहागनों वाले व्रत करती है। हर 10-12 दिनों में एक चिट्ठी लिखती है उनके बेटे के नाम से। हर बार उसमें न आने का कोई नया बहाना लिखकर उन्हें बहला देती है। यही बहाना लिखकर उन्हें बहला देती है कि यही सब चल रहा है। पिछले 6 महीने से दोनों खुश है साथ में। कौन किस भ्रम में जी रहा है पता नहीं। आगे का सोचकर बड़ी बेचैनी होती है कभी कभी। अंकुर, दिल्ली में कौन है फिर जिसके बारे में शाम को सालू जी बता रही थी? आर्यन, माँ कहती है कि उनका बेटा दिल्ली में रहता है। वो जा भी वहीं रही थी। इसीलिए हम भी सबको यही कहते हैं कि बहुत घुटन होती है झूठ बोलते हुए, पर सालू के कारण बोलना पड़ता है। अंकुर, आपने यहाँ सबको क्या बताया? आर्यन, गाजियाबाद में उनकी तबीयत थोड़ा सुधरने के बाद सालू ने मुझे फ़ोन किया। मैं वहाँ पहुँचा तो सालू को देखकर हैरानी हुई। उनकी मांग में सिंदूर था। मेरे पूछने पर सालू ने बताया कि वो माँ को लेकर मंदिर गई थी तो वहाँ उन्होंने लगा लिया क्योंकि वो उसे अपनी बहू समझ रही है। मैंने उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश की पर सालू ने उनकी तबीयत के कारण मुझे रोक दिया और अपनी कसम देकर मुझे उनको घर ले चलने के लिए मना लिया। मैं उन दोनों को लेकर गांव चला गया। मधु को भी वहीं बुला लिया। मेरे माँ पापा 4 धाम की यात्रा पर गए थे। वहाँ कोई नहीं था। कुछ दिनों तक हम उनके बच्चों का इंतजार करते रहे। वो बार बार सालू से अपने बेटे के बारे में सवाल करती और वो सफाई से बहाना बनाकर बात टाल देती। 10-12 दिन बाद हम उनको लेकर यहाँ आ गए। सालू ने कहानी बनाकर उन्हें समझा दिया और हमने यहाँ सबसे कह दिया कि गांव में हमने सालू की शादी करा दी। लड़का दिल्ली में नौकरी करता है। सालू अपनी नौकरी के कारण यहाँ आ गई। साथ में सासू माँ को भी ले आई। अंकुर, ऐसे कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो सच सामने आएगा फिर। आर्यन, यही तो मैं कहता हूँ पर सुनना ही नहीं किसी को। घबराहट होने लगती है सब सोचकर। अंकुर, तभी आप रमन को देखकर आपको इतनी टेंशन हो गई? हाँ, बहुत मुश्किल से जिंदगी पटरी पर आई है। मैं फिर कोई तूफान नहीं चाहता ज़िंदगी में। ये सब हम 3 लोगों के अलावा अब सिर्फ तुम्हें पता है। प्लीज़ अंकुर, किसी को कुछ मत बताना। पता नहीं मैं क्या बोल गया। सब कुछ मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अंकुर, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। भरोसा रखो मुझ पर कुछ हल्का लगा अब। आर्यन मुस्कुराकर, हाँ बहुत हल्का लग रहा है, थैंक्स। अब थैंक्स कहकर पराया मत करो यार। और हाँ, टेंशन ना लो, सब ठीक होगा। आर्यन, चलो अब सोती है। बहुत रात हो गई है। सुबह ऑफिस भी जाना है। अंकुर, अब नींद भी आने लगी है। चलो सोती है। गुड नाइट। गुड नाइट बोलकर आर्यन कमरे से निकलकर अपने रूम में चला गया। अंकुर बेड पर लेट गया। उसके दिमाग में आर्यन की बताई बातें घूम रही थी। दिन भर की थकान के कारण वो जल्दी ही सो गया। सुबह अंकुर की नींद फोन की घंटी से खुली। देखा मयंक का फोन था। अंकुर छत पर जाकर मयंक से बातें करने लगा। अंकुर, बोल मेरी नींद के दुश्मन, तुझे मज़ा आता है ना हमेशा मेरी नींद उड़ाने में? सुबह सुबह ही फ़ोन करना ज़रूरी होता है, आराम से दिन में नहीं कर सकता? मयंक, भाई कहाँ था तू कल से? ना तेरा फ़ोन लगता है और गलती से लगा भी तो उठाता नहीं। और इतनी तमीज़ तो है ही नहीं ना तुझमें कि कॉल बैक कर ले। ऊपर से बातें और सुना रहा है। अंकुर, रुक जा 2 मिनट भाई, बात सुन ले मेरी, फिर जो मर्जी सुना लियो। मयंक, हाँ बोलना। मैंने कब रोका तुझे? अंकुर, सच में तुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ? कल तुमने ही तो आर्यन को भेजा था ना? मयंक, नहीं तो क्यों, कुछ कहा क्या उसने? अंकुर, नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। पर क्या मैं जानता नहीं तुम्हें बेवकूफ़ समझा है क्या मुझे?
आर्यन को देखते ही मैं सब समझ गया था। वैसे मयंक, थैंक्स यार। मयंक हैरानी से, क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है ना? तू और थैंक्स बोल रहा है मुझे, आज सूरज कहाँ से निकला? अंकुर, हाँ तो जा, नहीं बोलता थैंक्स, बस अब खुश। और मैं ना ठीक हूँ ना बढ़िया हूँ, बहुत समय बाद इतना मजा किया कल। आर्यन भाई बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे वाले बड़े भाई जैसे। पता, मैं उनके घर पर ही हूँ, लग रहा है जैसे अपने घर पर ही हूँ। मयंक, आर्यन अच्छा वाला बड़ा भाई, और मैं क्या दुश्मन हूँ? मुझे तो ना दी कभी इतनी इज्जत, एक ही दिन में भूल गया मुझे। अंकुर, अरे तुम तो मेरे बेताल हो, जो हर वक्त सर पर सवार रहते हो मेरे, तुमको कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरी जान हो यार। यहाँ थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम है, इसीलिए फ़ोन नहीं कर सका, फिर वहाँ लाइट नहीं आई तो सामान लेकर यहीं आ गए। रात बात करते करते बहुत देर हो गई। सच बताऊं तो कल सुबह आर्यन को गेस्ट हाउस में देखकर तुझ पर बहुत गुस्सा आया था कि कहाँ फंसा दिया, पर अब लग रहा है कि जिंदगी में पहली बार तूने अकल का काम किया है। मयंक, पता है मुझे आर्यन अच्छा है, तभी तो उसे बोला था तेरा ख्याल रखने के लिए, तुझे अच्छा लगा उसके साथ। और हाँ, मैं तो हमेशा से अकल वाले काम ही करता हूँ, तेरी मंदबुद्धि समझ नहीं पाती तो मैं क्या करूँ। चल कोई नहीं, तू ठीक है ना, बस इतना ही पता करना था, रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। अंकुर, सुन ना मेरे भाई, थैंक्स। मयंक, बस कर अब, ज़्यादा हो रही है, बस ऐसे ही रहा कर। और सुन, खुद से भी फ़ोन लगा लिया करो कभी कभार। मयंक ने फ़ोन काटकर आर्यन को मैसेज किया, अंकुर का ख्याल रखने के लिए थैंक्स। और अंकुर फ़ोन रखकर सुबह की हवा का आनंद लेते हुए छत के कोने को टिक कर खड़ा हो गया। उसे सामने वाली सड़क पर स्कूटी से जाती हुई सालू दिखाई दी। कल की तरह उसे कल रात की बातें याद आ गई। वो दूर तक उसे वहाँ जाते देखता रहा, फिर मुस्कुराकर मन में बोला, आपके बारे में जब भी कुछ पता चलता है बहुत ही अलग होता है। आंखों से न देखता तो विश्वास ही नहीं होता कि इतना अच्छा भी कोई हो सकता है। मैंने जो रिश्तों का रूप देखा है उसके बाद तो किसी पर विश्वास नहीं बचा। भाभी थोड़े दिन रुक जाती तो उनका क्या बिगड़ जाता? भाई के सामने माँ के साथ इतना सब कैसे हो गया? काश माँ को भी आपके जैसा कोई मिल जाता। कहीं माँ तो नहीं? नहीं, वो कैसे हो सकती है, उनकी तो दो बहुएं हैं, फिर भी एक बार मिलता हूँ उनसे, काश माँ मिल जाए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो दूर क्षितिज पर चढ़ते सूरज को काफ़ी देर तक देखता रहा। पकड़ो, आर्यन की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। वो अंकुर की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए बोला, अरे तुम तो चाय बनाने वाले थे, मैं इंतजार कर रहा था और तुम यहाँ बैठे हो। अंकुर, सुबह मयंक का कॉल आ गया था तो बात करने यहाँ आ गया था, बस चाय बनाने जा ही रहा था। आप क्यों बना लाई? मैं बनाता ना, एकदम फर्स्ट क्लास चाय। आर्यन, वो बाद में बना देना, अभी तो तैयार हो जाओ, ऑफिस नहीं जाना क्या? अंकुर, बस 10 मिनट में आया। आर्यन, आओ, जब तक मैं नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। थोड़ी देर में दोनों तैयार होकर ऑफिस के लिए निकले। आर्यन ताला लगा रहा था, तभी अंकुर की नज़र बगल वाले घर पर गई। वहाँ भी ताला लगा देख? अंकुर ने पूछा। यहाँ भी ताला, कहाँ गए? आर्यन, सालू का स्कूल बहुत जल्दी लगता है, वो चली गई होगी। अंकुर, दोनों? मतलब स्कूल तो वो अकेली गई होगी ना, फिर माँ अंदर होगी, वो किसी से बात नहीं करती, बाहर भी नहीं निकलती, तो सालू ताला लगा कर जाती है सेफ्टी के लिए। दोपहर तक आ जाती है, फिर शाम को कोचिंग जाती है तो रात में आती है। मुझे भी अब वो संडे को मिलेगी, हफ्ते भर तो व्यस्त रहती है। बाइक स्टार्ट करता हुआ आर्यन बोला। अंकुर, और अगर कोई इमरजेंसी आई तो फिर? आर्यन, फ़ोन है ना, वैसे भी फ़ोन पर तो दिन में एक बार बात हो ही जाती है। बात करते हुए दोनों ऑफिस पहुंच गए। दिन भर काम करने के बाद शाम को दोनों घर वापस आ गए। अंकुर ने देखा बाजू वाले घर में अभी भी ताला लगा हुआ था। दोनों अंदर आ गए। अंकुर, आप फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं अच्छी सी चाय बना कर लाता हूँ, फिर मिलकर खाना बनाते हैं। आर्यन, तुम बस चाय बना लो, खाना टेबल पर सालू ने बना कर रखा है। अंकुर, वो तो घर पर नहीं है ना, फिर वो कैसे? आर्यन, वो दोपहर में घर आ जाती है ना, फिर शाम को कोचिंग जाने से पहले बनाकर रख जाती है। तुम चाय बनाओ, मैं आया। अंकुर मुस्कुराकर चाय बनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ गया। अंकुर चाय बना कर लाया। तब तक आर्यन भी फ्रेश होकर घर आ गया। दोनों चाय पी ही रहे थे कि मधु का वीडियो कॉल आ गया। आर्यन ने मधु को अंकुर से मिलवाया। दोनों कुछ देर औपचारिक बातें करते रहे, फिर अंकुर थकान का बहाना करके कमरे में चला गया जिससे दोनों आराम से बात कर ले। अंकुर के जाते ही मधु ने पूछा, मधु, इंस्पेक्टर वरुण से बात हुई? सब ठीक है ना माँ? आकाश ने फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं की? आर्यन, सुबह ही बात हो गई थी वरुण जी से। उन्हें तो आकाश के मामा ने रात को ही फ़ोन कर दिया था। उन्होंने आकाश की अच्छी तरह क्लास भी ले ली है। शाम को भी उनसे बात हुई, सब ठीक है। तुम बताओ, वापस कब आ रही हो? माँ कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा?
मधु, डॉक्टर ने कहा माँ अब बिल्कुल ठीक है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, जल्द ही आती हूँ। आर्यन, तुम्हारी बात हुई सालू से? आज बता देना, नाराज हो उससे। मधु, आर्यन फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, समझा करो, अभी वो एकदम से छुट्टी नहीं ले सकती। आर्यन, मैंने कुछ कहा क्या तुमसे? बस उसे बता देना नाराज हूँ। मधु, तो खुद ही बता दो ना, मैं नहीं पढ़ती तुम भाई बहन के बीच में, मुझे और भी बहुत से काम है, रखती हूँ बाय। फोन रखकर मधु ने मैसेज लिखा। आर्यन बहुत नाराज है, कल बात कर लेना, और सालू को भेज दिया। फोन रखकर आर्यन अंकुर के कमरे में चला गया। दोनों देर तक ऑफिस की बातें करते रहे, फिर खाना खाकर सो गए। अंकुर ने सुबह जल्दी उठकर चाय बनाई, तब तक आर्यन भी उठकर आ गया। अंकुर, गुड मॉर्निंग, आपकी चाय। गुड मॉर्निंग बोलते हुए आर्यन कुर्सी खींचकर अंकुर के बगल में बैठ गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्यन ने ध्यान नहीं दिया और अंकुर के साथ बातें करने में लगा रहा। थोड़ी देर बाद फिर आवाज आई तो अंकुर ने उठकर दरवाजा खोला। उसके चिटकनी खोलते ही सालू ने तेजी से धक्का लगाकर दरवाजा खोला और अधिकारपूर्वक घर के अंदर आकर टेबल पर सामान रखा और आर्यन के सामने सिर झुकाकर खड़ी हो गई। आर्यन नाराजगी से, क्या है इसमें? सालू धीरे से, आलू के पराठे, मीठा दही और हरी मिर्च की चटनी। आर्यन, अच्छा तो रिश्वत देने की कोशिश? नहीं, खाना मुझे, ले जा वापस। वो कुछ नहीं बोली, सर झुकाकर वैसे ही खड़ी रही। उसकी आंखें जरूर भर आई। दूर खड़ा अंकुर बात समझने की कोशिश करने लगा। अंकुर, अंकुर बोल दे इसको, मैं बहुत नाराज हूँ उससे, मुझे कोई बात नहीं करनी, और लेकर जाइए सब, मुझे कुछ नहीं खाना इसके हाथ का, प्लीज़ दादा सॉरी बोलकर वो पनीली आंख लिए अपने दोनों कान पकड़कर आर्यन के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसकी मासूमियत पर अंकुर वहीं दिल हार गया। आर्यन भी मुस्कुराकर कुर्सी से उठकर नीचे जमीन पर बैठ गया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, रोना बंद करो पहले, तुम्हारा अच्छा है, बात भी ना मानो और गुस्सा भी ना करने दो। बोला था ना तुमसे कि कुछ दिन घर पर रहो, कहीं मत जाओ, फिर भी आप बात तो सुन लो हमारी। वो आर्यन की बात काट कर बोली, फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, बच्चों की साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। फाइनल प्रैक्टिकल्स है, हमें लैब्स तैयार करनी है, ऐसे में हम घर पर नहीं बैठ सकते। प्लीज़ दादा, हम डरकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आर्यन, और तेरा क्या? अगर उसने फिर कुछ हरकत की तो इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए इंसान को कि किसी की भलाई करते समय अपने बारे में कुछ सोचो ही नहीं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, हम हर बार बेवकूफ़ी थोड़ा करेंगे, वैसे भी तब सारी गलती हमारी ही थी, हमने ही गलत विश्वास कर लिया। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक दर्द की रेखा खिंच गई। आर्यन, तुम कभी भी गलत नहीं थी, अपने आप को दोष देना बंद करो, इसी दर्द से बचाना चाहता हूँ तुम्हें। तुम दोनों को लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ तो यही सही, पर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, जानता हूँ तुम्हारी गलती नहीं है, फिर भी तुम्हें घर में रुकने को बोल रहा हूँ। पर सच्चाई यही है कि बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है और सामना करना अलग बात है। लोगों के लिए तो सिर्फ एक घटना होगी, पर हमारी तो ज़िंदगी का सवाल है। मुझे कायर कहलाना मंजूर है, पर दादा प्लीज़ आप इतना मत सोचो, हमें पता है आपको हमारी चिंता है, अब हम उतने कमज़ोर नहीं हैं, और फिर आप सब भी तो हम है ना, हम ऐसे घर में तो नहीं बैठ सकते, और जब बहुत ज़रूरी होगा तभी हम बाहर जाएंगे। फिर भी आप बोलते हो तो हम कहीं नहीं जाएंगे, सालू बोली। आर्यन उलझा लिया ना बातों में। मैं कमज़ोर बनने के लिए नहीं कह रहा, बस तुम्हारी चिंता है। तूने तो मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है, गलती किसी की भी हो, सहना सिर्फ लड़की और उसके परिवार को पड़ता है। बस थोड़ा सावधान रहने को बोल रहा हूँ। मधु यहाँ होती तो बात अलग थी। हम आपकी बात समझ रहे हैं और हम ध्यान भी रखेंगे। दादा प्लीज़, अब तो खा लोगे ना मेरे हाथ का बना खाना? उसने मासूमियत से पूछा। उसके सर पर चपत लगाता हुआ आर्यन बोला, यहाँ इतनी ज़रूरी बात कर रहे हैं और तुझे खाने की पड़ी है? सुबह से उठकर इतनी मेहनत और प्यार से बनाई है आपके लिए, और आप वापस ले जाने को बोल रही हैं? बोलते हुए झिलमिलाती आंखों से वो हंस पड़ी। आर्यन, वो तो वैसे भी खा ही लेता, आलू के पराठे को न बोल सकता हूँ क्या कभी? पता है ना तुझे। अच्छा, आज स्कूल नहीं जाना क्या? सालू, जाना तो है, पर आप कहेंगे तभी जाऊंगी, नहीं तो छुट्टी। आपको नाराज करके कोई काम नहीं करूंगी। आर्यन, चले जाना पर ध्यान से, और कोचिंग मत जाओ कुछ दिन। सालू, हाँ मैंने बोल दिया है, बच्चे घर आ जाएंगे पढ़ने के लिए, बस स्कूल जाना जरूरी है।
आर्यन ओके, जाओ बस ध्यान रखना। सालू थैंक यू दादा। अब आप भी तैयार हो जाओ ऑफिस के लिए, हम भी चलते हैं। सालू अपने घर चली गई। दरवाज़ा बंद करके आर्यन अंदर तैयार होने जा ही रहा था कि उसकी नज़र अंकुर पर पड़ी, जो कोने में बैठा जहाँ सालू बैठी थी। एकटक उस जगह को देखता किसी सोच में गुम था। आर्यन क्या हुआ, कहाँ खो गए, क्या देख रहे हो वहाँ? अंकुर वो सालू जी को, वो रो क्यों रही है? आर्यन रो रही है नहीं थी, और वो तो कब की चली गई, ऑफिस नहीं जाना क्या? अंकुर हड़बड़ा कर, जाना है ना। चलिए, ऐसे जाओगे, हालत देखिए अपनी, सब पगला गए सुबह सुबह से। आर्यन हंसते हुए बोला। आर्यन के हंसने से अंकुर को होश आया और वो झेप कर बोला, बस 10 मिनट में आया, और तेजी से कमरे में चला गया। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।